सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये बैलेंस शीट क्या होती है, कि बैलेंस शीट में हमेशा एसेट्स और लायबिलिटीज इक्वल क्या होते हैं। चलो मैं आपको बताता हूं। देखो बैलेंस शीट कुछ ऐसे दिखती है, बैलेंस शीट कुछ ऐसे दिखती है। ये राइट साइड हमारा एसेट होता है, लेफ्ट साइड क्या होता है, हमारी लायबिलिटी होती है। फिर ये एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होता है, सब मैं आपको समझाने वाला हूं। देखो पहले अपन ये जान लेते हैं कि ये जो राइट साइड है ये एसेट है, ये लेफ्ट साइड होती है लायबिलिटी। तो ये बैलेंस शीट पहली बात तो बताती क्या है, ये बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं। सिंपल सी बात है, बैलेंस शीट हमेशा एट पर्टिकुलर डेट बनती है, एट पर्टिकुलर टाइम पे बनती है। मतलब आज की डेट पे अगर मैं आपसे पूछूं आपके पास क्या है, तो आप बोलोगे सर मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास कुछ ज्वेलरी है, मेरे पास जेब के अंदर 2000 रुपए हैं। ये आज की पोजीशन है। तो पोजीशन जो बैलेंस शीट होती है, ध्यान रखना, हमेशा एट अ पर्टिकुलर टाइम बताती है, एट अ पर्टिकुलर डेट बताती है, पूरे साल का नहीं बताती। कोई एक साल की बैलेंस शीट नहीं बनती है, बैलेंस शीट हमेशा एक पर्टिकुलर डेट पे बनती है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ये है रिलायबल पेन लिमिटेड, एक मेरे एक डेमो कंपनी है रिलायबल पेन लिमिटेड जो पेन बनाती है। अगर उसने ये बैलेंस शीट बनाई है तो उसने 31 मार्च 2023 को उसके पास क्या क्या संपत्ति है, क्या क्या लायबिलिटीज है। तो उसके पास देखो ये एसेट्स है, उसके पास क्या है, उसके पास एक लैंड है। कितने का लैंड है, 5.5 लाख का लैंड है। उसके पास बिल्डिंग है 80,000 की। मतलब अगर कोई इंसान पूछे भाई रिलायबल पेन लिमिटेड तुम्हारे कंपनी के पास क्या क्या चीजें हैं, तो रिलायबल पेन ने कहा मेरे पास एक लैंड है, मेरे पास एक बिल्डिंग है 80,000 की, एक फर्नीचर है 20,000 का, एक व्हीकल है 30,000 का, एक इन्वेस्टमेंट किया हुआ मैंने कोई शेयर मार्केट में 10,000 का, मेरे पास एक ब्रांड नेम है 20,000 का, मेरे पास स्टॉक है, डेटर है, कैश है, बैंक है। टोटल मेरे पास 10 लाख का माल है, टोटल मेरे पास 10 लाख का क्या है, एसेट्स है। तो ये क्या हो गया, ये रिलायबल पेन लिमिटेड को एज ऑन पर्टिकुलर डेट, इस डेट पे ये चीजें हैं। जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट डे ये सिचुएशन चेंज हो, नेक्स्ट डे सिचुएशन दूसरी हो सकती है। भाई रिलायबल पेन लिमिटेड हो सकता है अगले दिन लैंड बेच दे, तो लैंड बेचेगा 5.5 लाख का, तो वो लैंड बेच के कैश में ऐड हो जाएगा। तो ये बैलेंस शीट तो हर दिन चेंज होती रहती है। तो ये बात सबसे पहले ध्यान रख देना, बैलेंस शीट एक तो अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता, ये एक स्टेटमेंट है जो आपको बताता है कि भाई एट पर्टिकुलर टाइम मेरे पास क्या क्या एसेट्स है, क्या क्या लायबिलिटीज है। तो रिलायबल पेन ने बताया मेरे पास ये संपत्ति है, ये एसेट्स है। और हमने पूछा रिलायबल पेन लिमिटेड को तुम्हारे पास लायबिलिटी क्या क्या है, लायबिलिटीज क्या होती है, सब बताने वाला हूं। लायबिलिटी मतलब मुझे किसी को कुछ देना है, तो रिलायबल पेन ने कहा लायबिलिटी मेरे पास एक 2 लाख की जो कैपिटल अकाउंट है, लॉन्ग टर्म लोन है, क्रेडिटर है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, टोटल जो लायबिलिटी है मेरी 10 लाख की है। ओके सर, अभी समझ में नहीं आया कि ये एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होती है। सर आपने ये क्या नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स किया है, ये फिर इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होता है। आज के लेक्चर के बाद आपको कभी डाउट आने वाला ही नहीं है, तो ये लेक्चर को ध्यान से देखते रहना। तो ये मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट क्या होती है। अगर आप मेरा एग्जांपल लो, सपोज करो मेरा एग्जांपल लो, आपने मुझे पूछा दीपक सर आपके पास क्या क्या है, तो मैंने बोला देखो मेरे पास, अगर मैं बोलूं एग्जांपल के लिए, मैं बोलूं मेरे पास एक लैंड है, मेरे पास एक लैंड है 4 लाख रुपए का। मैंने कहा मेरे पास एक बिल्डिंग भी है, एग्जांपल के लिए ले रहा हूं 2 लाख रुपए की। मेरे पास एक लैपटॉप है जिससे मैं काम करता हूं, सपोज करो 1 लाख रुपए का। मेरे पास कैश है जो मेरी जेब में पड़ा हुआ है, सपोज करो मेरे पास कैश है 50,000 रुपए का। इसका मतलब है अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे ये एसेट्स है, मेरे पास लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, लैपटॉप है, कैश है, तो ये मेरे एसेट्स है। आपने मुझे पूछा सर आपकी लायबिलिटीज क्या क्या है, तो मैं बोलूंगा देखो मैंने एक बैंक से लोन लिया हुआ था, ये बिल्डिंग खरीदने के लिए मैंने बैंक से लोन लिया था, सपोज करो 2 लाख का लोन लिया हुआ था। तो मैं बोलूंगा मेरे पास एक लोन भी है 2 लाख का, मेरे पास भी है लोन भी है 2 लाख का, जो मुझे मेरी जो बैंक है जो भी है HDFC कोटक बैंक, मुझे उनको पे करना है, मुझे उनको पे करना है। मतलब आज मेरे पास ये संपत्ति है और ये लायबिलिटीज है, मुझे 2 लाख पे करना है। पर सर एक बात समझ में नहीं आई, आपने कहा एसेट्स हो गए इतने 4 और 2 6 7 7,50,000 के आपके एसेट है,
पर आप बोल रहे हो आपकी लायबिलिटी 2 लाख है। इसका मतलब सर एसेट हमेशा लायबिलिटी के इक्वल नहीं होता, हमेशा इक्वल होगा। यही तो मुझे आपको समझाना है कि मेरे केस के अंदर मैं हूं एक नॉर्मल इंसान, मुझे मेरी लायबिलिटी सिर्फ एक बैंक के लिए है, तो मेरी 2 लाख की लायबिलिटी है, तो सर मेरी ये एसेट और लायबिलिटी इक्वल हो ही नहीं रहा। ये 7.5 लाख का मेरा एसेट है और 2 लाख की लायबिलिटी है, तो सर यहां पे तो आप कंफ्यूज हो गए ना, एसेट और लायबिलिटी इक्वल नहीं हो रहा। अरे मैं आपको करके दिखाऊंगा, एसेट और लायबिलिटी हमेशा इक्वल होगा, पर उसके लिए पहले हमें समझेंगे कि बैलेंस शीट दिखती कैसे है। तो बैलेंस शीट ऐसे दिखती है, तो पहले अपन ये जान लेते हैं कि बैलेंस शीट बताती क्या है। बैलेंस शीट टेल कंपनी के पास क्या क्या संपत्ति है, संपत्ति मतलब है एसेट है, एसेट्स है, एंड किस किस को पैसा देना है, किस किस को मुझे पैसा देना है, लायबिलिटीज क्या है। अगर मैंने रिलायबल का नाम दिया तो रिलायबल के पास ये चीजें हैं और ये उनको लोगों को पे करना है। चलो अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पहले अपन ये जान लेते हैं ये एसेट्स क्या होते हैं। देखो जैसे मैंने आपको रिलायबल पैन में बताया, एसेट्स होते हैं जो कंपनी के पास होता है, जो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है। तो एसेट्स क्या होते हैं, देखो एसेट मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। एसेट्स क्या होता है, मेरे पास एसेट्स क्या है, जो मेरी प्रॉपर्टी है, जिसपे मेरा हक है, जिसपे मेरा हक है, या फिर मुझे किसी से पैसा लेना है। एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया था मेरे पास क्या क्या है, मैंने आपको बताया था मेरे पास लैंड है 4 लाख रुपए का, मेरे पास बिल्डिंग है 2 लाख रुपए की, मैंने आपको बताया था मेरे पास लैपटॉप है एग्जांपल के लिए 1 लाख रुपए का। अच्छा एक और चीज थी मेरे पास, क्या चीज थी, मैंने राहुल को रुपए दिए थे 40,000 रुपए दिए थे, मैंने राहुल को 40,000 रुपए दिए थे, अभी तक राहुल ने मुझे वो वापस नहीं दिया, मुझे वो राहुल ने वापस नहीं दिया। तो सुनो, मुझे उससे पैसे लेने हैं, क्या मेरा राइट है, मैंने उसको पैसे दिए भैया 4 लाख रुपए, तो वो मुझे 4 लाख रुपए वापस देगा, हाँ देगा, मतलब वो भी मेरा एसेट है जो मेरे पास है। मेरे पास लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, व्हीकल है, ये तो मेरे पास है, मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है। और मेरे पास क्या है, और मुझे एक पर्सन से 40,000 रुपए लेने हैं। अगर मुझे किसी से 40,000 रुपए लेने हैं तो मतलब मेरा एसेट है, वो मेरी प्रॉपर्टी है, तो मैं राहुल से लूंगा, राहुल से लूंगा। मैंने राहुल को पैसे दिए थे, अभी मुझे उससे पैसे लेने हैं, तो ये सब क्या होता है, मेरे एसेट। तो एसेट्स क्या होते हैं, जो मेरा है या जो मुझे मिलने वाला है किसी से, वो मेरा एसेट होता है। तो एसेट्स कितने टाइप के होते हैं, पहले अपन ये जान लेते हैं। एसेट 2 टाइप के होते हैं, करंट एसेट एंड अ नॉन करंट एसेट। तो ये करंट एसेट्स क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, अपन सब डिस्कस करेंगे। पहले अपन डिस्कस करते हैं कि ये नॉन करंट क्या होते हैं। देखो एसेट्स भी 2 टाइप के हैं, करंट और नॉन करंट। ये सर नॉन करंट क्या है, करंट क्या है, बता दो ना। अरे बताता हूं ना, चलो पहले अपन बताता हूं कि ये नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं। नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलता है, मोर देन 1 ईयर मिलता है, और दोज इंटेंशन इज टू कन्वर्ट इनटू कैश आफ्टर 1 ईयर। सर कुछ नहीं समझ में आया, ऊपर से निकल गया। अरे अभी मैं आपको माइंड तक लेके जाता हूं, सुनो। मैंने बोला एसेट्स नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं, जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलता है। एग्जांपल, आपने लैपटॉप लिया, आपने लैपटॉप लिया, लैपटॉप कितने का लिया, सर 1 लाख का। अब मुझे आप बताओ लैपटॉप कितने साल चलता है, सर कम से कम 3-4 साल तो आराम से चलेगा। क्या वो लैपटॉप 1 साल के अंदर खराब हो जाएगा, नहीं, तो वो 3 साल आराम से चलेगा, 4 साल 5 साल आराम से चलेगा। लैंड है, कितना चलते हो, हजारों साल चलती है। बिल्डिंग है, मैंने 20 लाख की बिल्डिंग ली, वो बिल्डिंग मेरा एसेट है। बिल्डिंग की लाइफ कितनी है, सर वो 15-20 साल तो आराम से खड़ी रहेगी, अगर आप उसको रिपेयर नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये मेरा एसेट है, लॉन्ग टर्म एसेट है, 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। मतलब ये जो लैपटॉप है ये मुझे 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देगा या 1 साल से कम देगा, सर 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देगा। तो ये मेरा क्या हो गया, नॉन करंट एसेट्स हो गया। तो फटाफट मेरे पास रिपीट करो, नॉन करंट एसेट वो एसेट्स होते हैं जो मुझे बेनिफिट 1 साल के बाद भी देते हैं, मोर देन 1 ईयर, 1
और मोर देन 1 ईयर तक अगर मुझे कोई बेनिफिट देता है तो वो मेरा लॉन्ग टर्म एसेट है। अगर मैं आप उसका एग्जांपल बताऊं, चलो पहले मैं आपको ये बता रहा था, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया। अरे फर्नीचर खरीदा मैंने अपने ऑफिस में, एक सोफा लगाया चकाचक 1 लाख रुपए का, वो सोफा क्या 1 साल में खराब हो जाएगा? नहीं सर, 1 साल से ज्यादा चलेगा। तो वो मेरा क्या हो गया? नॉन करंट एसेट हो गया, जिसका बेनिफिट मुझे 1 साल से ज्यादा मिलने वाला है और जिसका इंटेंशन है मेरा कि भाई मैं 1 साल तक तो बेचूंगा नहीं। मैंने सोफा खरीदा, मेरा इंटेंशन है कि ये सोफा ना मैं अगले 2-3 साल बेचूंगा नहीं। मेरा इंटेंशन भी इंपॉर्टेंट है और उसकी लाइफ भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आया या कंसेप्ट समझ में नहीं आया? चलो, अब ये नॉन करंट एसेट भी 2 टाइप के होते हैं। अरे सर, अभी आपने कहा था एसेट्स 2 टाइप के होते हैं। हाँ, मैंने बताया था एसेट्स होता है एक नॉन करंट, एक करंट। अभी अपन नॉन करंट पे डील कर रहे हैं, जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलता है। समझ में आया? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर। अब मैं आपके आगे बढ़ता हूं कि भाई साहब ये नॉन करंट एसेट्स भी 2 टाइप के होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। ये टेंजिबल्स क्या होते हैं, ये इंटेंजिबल्स क्या होते हैं? अरे बहुत सिंपल सा गेम है। टेंजिबल वो होते हैं जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप छू सकते हो। मतलब जैसे लैंड हो गया, आप उसको टच कर सकते हो। बिल्डिंग हो गया, आप उसको टच कर सकते हो। गाड़ी हो गई, टच कर सकते हो। जो चीज को आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, उसको मैं बोलता हूं टेंजिबल एसेट। मशीनरी हो गई, टच कर सकते हो। देखो, सबकी लाइफ आप देखना 1 साल से ज्यादा है। लैंड की 1 साल ज्यादा, बिल्डिंग, फर्नीचर, सबकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होगी। तो इसको मैं क्या बोलता हूं? ओहो, टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट वो एसेट्स होते हैं जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है और ये सब व्हीकल, ये और जिसको मैं टच कर सकता हूं। व्हीकल को टच कर सकता हूं? हाँ, कर सकता हूं। तो सर ये तो टेंजिबल हो गया। ये इंटेंजिबल क्या हो गया? जिसको मैं टच नहीं कर सकता है। सर टच नहीं कर सकता, कोई उसने मिस्टर इंडिया का गैजेट पहना हुआ है क्या कि जो गायब है? हाँ, वो गायब है। जिसको मैं सिर्फ फील कर सकता हूं। सर समझ में नहीं आया, फील कर कैसे कर सकता हूं? नाम, गुडविल, ब्रांड, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब मेरे इंटेंजिबल है। सर समझ में नहीं आया। अरे गुडविल नाम है, ये पेन है, ये पेन है, ये पेन है, कितने रुपए का है? मैंने कहा खरीदोगे क्या? कोई ब्रांड नहीं लिखा हुआ इस पे। आप मैंने कितने पे लोगे? 5 रुपए में। आपने मना, मैंने कहा कितने में लोगे? आपने कहा सर ये पेन मैं 7 रुपए में खरीदने को तैयार हूं। मैंने आपको कहा 10 रुपए में लोगे, आपने मना कर दिया। सर कोई ब्रांड ही नहीं है। चलो मैंने कहा 7 में लोगे, आपने झट से ले लिया। मतलब ये पेन मेरा 7 रुपए में, ब्रांड बिल्कुल ब्रांड नहीं है तो बिकने को तैयार है। अब मैंने सेम पेन है, एग्जैक्टली सेम पेन है, सेम क्वालिटी है, मैंने कोई अच्छा सा ब्रांड लगा दिया, कैमलिन, डॉम, फैबर कैस्टल, कुछ भी लगा दिया। जैसे मैंने यहाँ पे ब्रांड लगाया ना, फिर मैं आपके पास गया, खरीदोगे क्या? आपने कहा सर 10 रुपए में खरीदने को तैयार हूं। सिर्फ एक स्टिकर, 10 पैसे का स्टिकर लगाया मैंने और आप 7 रुपए पहले देने को तैयार थे, अब 10 रुपए दे रहे हो। 3 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो? नाम की वजह से। बिकॉज जैसे ही आपको पता चल गया ये एक रेप्यूटेड कंपनी है, कैमलिन, डॉम्स है, आपको लग गया ये तो अच्छी कंपनी, अच्छी चीजें बनाती है, तो आप उसको झट से खरीदोगे। इसी को तो मैं बोलता हूं इंटेंजिबल एसेट, जो मेरे नाम की वैल्यू है। आज पूरी दुनिया की जितनी भी कंपनीज होती है ना, वो नाम के लिए काम करती है, जो गुडविल के लिए काम करती है। जैसे कोई एप्पल है, वीवो है, ये सब कंपनी नाम के लिए काम करती है। तो इन सब का नाम भी काफी है प्रोडक्ट बेचने के लिए। आप उसमें फिर अंदर चेक नहीं करते हो। आप हुंडई की गाड़ी फटाफट ले लेते हो, मारुति की गाड़ी फटाफट ले लेते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये अच्छी चीजें ही बनाती है। तो सिमिलरली ये ब्रांड, गुडविल, ट्रेडमार्क, ये डिजाइन की भी वैल्यू होती है। आज अगर मुझे मैकडोनल्ड जाना है, सॉरी मैकडोनल्ड का अगर मुझे कॉपी करना है ना ये डिजाइन, तो मैं मैकडोनल्ड से परमिशन लूंगा, उसको पैसे दूंगा, तब जाके वो बोलेगा आप सेम टू सेम डिजाइन बना सकते हो। डिजाइन, एप्पल की जो फोन की डिजाइन है ना, बीच में एक बटन होता है, वो भी उनका कॉपीराइट है, कॉपीराइट हो गया। तो ये सब क्या हो गए? इंटेंजिबल हो गया। तो फटाफट मेरे पास रिपीट करो, एसेट 2 टाइप के होते हैं एक करंट, एक नॉन करंट। करंट, नॉन करंट। नॉन करंट 2 टाइप के होता है, टेंजिबल, इंटेंजिबल। नॉन करंट कौन से होते हैं? जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है। मतलब उसकी लाइफ कम से कम साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। लैपटॉप, बिल्डिंग, उसके 2 होते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल जो टच कर सकते हो, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर। इंटेंजिबल गुडविल हो गया और ये आपका ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया। सर ये तो सब समझ में आ गया। तो करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स वो एसेट होते हैं जिनका बेनिफिट, एसेट्स होते हैं मेरे,
एसेट्स होते हैं जिसकी वैल्यू है पर उसका बेनिफिट 1 साल से कम होता है, मैं आपको, या फिर मेरा इंटेंशन होता है कि उसको कन्वर्ट करूंगा, मैं 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट करूंगा। एग्जाम्पल के लिए मैं पेन बनाता हूं, मैंने एक राहुल को पेन बेचा, मैंने मिस्टर राहुल को पेन बेचा 2 लाख रुपए में। क्या बेचा? 2 लाख रुपए में। राहुल ने मुझे पे कर दिया 1,50,000 रुपए, इमीडिएट कैश पे कर दिया, इमीडिएट कैश पे कर दिया। मैंने कहा राहुल तेरे को मैंने पेन बेचा 2 लाख का, तूने मुझे सिर्फ 1.5 लाख रुपए पे किया, तूने मुझे सिर्फ 1.5 लाख पे किया। तो राहुल ने कहा मैं तेरे को 50,000 रुपए दे दूंगा। अब आप मुझे बताओ नॉर्मल बिजनेस के अंदर नॉर्मल बिजनेस के अंदर ये 50,000 रुपए मुझे कब तक मिल जाने चाहिए? सर 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, मैक्सिमम 1 साल। यार जब मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, धंधा कर रहा हूं, तो मैं जब किसी को सामान बेचता हूं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये पैसा मुझे अगले 1 साल के अंदर मिल ही जाएगा, अगले महीने, 2 महीने, 15 दिन में मिल जाएगा। तो जब भी आप कोई दुकान पे जाते हो तो आप बोलते हो मैं आपको कल पे कर दूंगा, परसों पे कर दूंगा, ऐसे थोड़ी बोलते हो साल भर बाद पे करूंगा। नहीं, मेरा इंटेंशन है कि मैंने सामान बेचा तो मुझे ये जो पैसा है या ये जो मुझे पैसा है ये मुझे अगले 1 साल के अंदर मिलने वाला है। इसको मैं बोलता हूं करंट एसेट। तो करंट एसेट वो एसेट होते हैं जो मुझे 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट होता है। दूसरा एग्जांपल, मेरे पास जेब में कैश है, तो हमेशा ध्यान रखना कैश की वैल्यू तो हमेशा रहती है, पर कैश करंट एसेट्स इसलिए है बिकॉज वो मैं उसके बदले कुछ भी एक नया एसेट ले सकता हूं। उसको मैंने कैश में ही कन्वर्ट किया हुआ 1 साल में, तो कैश है या मेरे बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है, एफडी बनी हुई है, वो सब मेरा क्या है? करंट एसेट है, बिकॉज उसको मैं कैश 1 साल के अंदर मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूं। समझ में आया? तो ध्यान रखना कैश इज ऑलवेज अ करंट एसेट एंड स्टॉक जो मेरा मैं अगर पेन बनाता हूं, मैंने 1000 पेन बनाए, 600 पेन बिक गए। मैंने 1000 पेन बनाए, 600 पेन बिक गए, 400 अभी भी बिकने बाकी हैं। 400 मेरे पेन दुकान पे पड़े हुए हैं, मेरी दुकान पे पड़े हुए हैं। 1000 पेन बनाए, 600 बिक गए, मार्केट ने बेच दिया, 400 अभी भी बाकी है। तो ये जो 400 बाकी है, जो मेरे वैल्यू है, तो ये जो 400 है ये मेरा करंट है, करंट एसेट है। एसेट तो है ना भाई, मैंने पेन बना दिए तो मेरी दुकान पे पड़े हुए हैं, एसेट तो है ही। तो ये जो पेन है, जो 400 पेन मेरी दुकान पे पड़े हैं, मैं एक्सपेक्ट करता हूं यार अगले 5, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल के अंदर तो पक्का बिक जाएंगे। आपको शर्ट की दुकान पे जाते हो तो 31 मार्च को उतने सारे उनके पास शर्ट्स लगे हुए होते हैं, तो दुकानदार को लगता है यार अगले 2-3 महीने में शर्ट बिक जाएंगे। 2-3 महीने छोड़ो, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 12 महीने में बिक जाएंगे। उसका इंटेंशन क्यों है? उसका इंटेंशन है कि मैं उसको 1 साल के अंदर बेच दूंगा। तो वो मेरा क्या हो गया? करंट एसेट्स हो गया। जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मैंने रिलायंस में इन्वेस्ट किया, मुझे 1 साल के अंदर पैसा कन्वर्ट करना है। डेटर, मुझे किसी पे पैसा लेना है फॉर डेटर, एंड स्टॉक, ये सब क्या है? मेरे करंट एसेट्स होते हैं, बिकॉज इसका मेरा इंटेंशन है कैश में कन्वर्ट करूंगा 1 साल के अंदर। ठीक है, अगर अभी तक समझ में आया तो फटाफट टेस्ट ले लूं क्या? चलो मुझे बताओ कैश क्या है, करंट, नॉन करंट? सर कैश करंट हो गया। बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग की लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, नॉन करंट। फर्नीचर की लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, नॉन करंट। डेटर, मुझे किसी पे पैसे लेने, सामान बेचा, पैसे लेने, 1 साल के अंदर लूंगा ना पैसे, करंट। बैंक बैलेंस हमेशा करंट, बैंक तो कैश ही है, कैश ही का कन्वर्ट होगा। व्हीकल, नॉन करंट। क्यों? सर व्हीकल की लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है। क्लियर है? तो ये रिलायबल पेन लिमिटेड है, ये बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट के अंदर मैंने आपको बता दिया नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स क्या होते हैं। नॉन करंट लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल, इन्वेस्टमेंट। करंट में स्टॉक, कैश, स्टॉक मतलब जो मेरा सामान दुकान में पड़ा हुआ है, कैश, बैंक और डेटर, ये मेरा ये हो गया। अब हम डील करेंगे भाई साहब ये लायबिलिटीज क्या होती है, जिसको मैं हिंदी में बोलता हूं देनदारी। ये देनदारी क्या होती है? देखो ये लायबिलिटी वो अमाउंट होता है जो मुझे किसी को पे करना है, मतलब मेरी लायबिलिटी है। अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, सपोज करो मैंने एक बैंक से लोन लिया, मैंने बैंक से लोन लिया 2 लाख रुपए का। तो इसका मतलब है, सपोज करो मैंने HDFC बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया, तो
अब वो लोन लिया, मैंने वो कैश खर्च कर लिया, तो अब मुझे वो 2 लाख रुपए बैंक को वापस देने या नहीं देने? देने हैं ना। वो मुझे कोई फ्री में तो नहीं दे रहा है, मुझे उसको वापस देने हैं। तो जो मुझे पैसे किसी को वापस देने होते हैं उसको मैं बोलता हूं लायबिलिटीज बोलता हूं। वापस रिपीट करो, अगर मुझे पैसे, मैं अगर कंपनी हूं, मुझे किसी को पैसे देने हैं तो वो मेरी लायबिलिटी है। मेरी कंपनी में एक बंदा काम करता है, उसकी सैलरी 6 लाख है, मैंने उसको पूरे साल में मात्र 4 लाख, मैंने उसको 5 लाख रुपए दिए। 6 लाख सैलरी है, मैंने 5 लाख दिए। मैंने एम्प्लॉय को बोला देख मेरे पास अभी 1 लाख रुपए नहीं है, तेरे को मैं बाद में पे कर दूं। एम्प्लॉय ने कहा सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो 1 लाख रुपए है ना, ये मेरी लायबिलिटी है, मुझे उस एम्प्लॉय को 1 लाख रुपए पे करने हैं, तो वो क्या हो गई? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी वो अमाउंट होता है जो मुझे किसी को पे करना है। तो लायबिलिटी मीन द अमाउंट ओन्ड पेबल बाय द बिजनेस टू द अदर इज नोन एज अ लायबिलिटी। अब ये देखो, ये अगर रिलायबल पेन की बात करूं तो रिलायबल पेन की लायबिलिटीज क्या है? एक है ये सर इंटरनल लायबिलिटी, एक एक्सटर्नल लायबिलिटी। दोनों में फर्क क्या है सब समझाने वाला हूं, चिंता मत करो। इंटरनल लायबिलिटी 2 लाख की है, एक्सटर्नल में इस कंपनी ने 5 लाख का एक लोन लिया हुआ है, 2,70,000 क्रेडिटर्स को पे करने हैं और किसी को सैलरी पे करनी 30, तो टोटल उसको 10 लाख रुपए पे करने हैं। मतलब देखो, इस रिलायबल पेन के पास टोटल एफर्ट 10 लाख के हैं और लोगों को जो पे करना है, एक तो इंटरनल लायबिलिटी, एक एक्सटर्नल, 5 लाख का लोन, सैलरी, ये अपना क्रेडिटर्स और ये कैपिटल अकाउंट। तो सर ये हो गई टोटल लायबिलिटी। पर सर ये इंटरनल लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है बताता हूं ना। तो लायबिलिटीज 2 टाइप की होती हैं, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। सर इंटरनल क्या हो गया, एक्सटर्नल क्या हो गया? चलो मैं आपको समझाता हूं। देखो इंटरनल लायबिलिटी वो, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देकर समझाता हूं। ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है। मिस्टर अमित ने एक बिजनेस चालू किया, उस अमित ने बिजनेस में 5 लाख रुपए डाले और उस बिजनेस का नाम रखा रिलायबल पेन लिमिटेड। रिलायबल पेन लिमिटेड। अब आप अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो? आप अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो? अमित की कर रहे हो, रिलायबल पेन की? आप अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हो। तो सुनो, मैं हूं बिजनेस, मुझे 5 लाख रुपए मेरे मालिक ने, मेरे ओनर ने 5 लाख रुपए डाले, जो कि मेरे बिजनेस का 100% मालिक है, 100% मालिक है। मतलब मेरे बिजनेस का मालिक कौन है? मिस्टर अमित। तो ये मुझे, मैं हूं बिजनेस, कल अगर मैं बिजनेस बंद करता हूं, रिलायबल पेन लिमिटेड का एंगल सोचो, अगर रिलायबल पेन लिमिटेड कल बंद होता है तो उसको ये 5 लाख रुपए वापस अपने मालिक को देने या नहीं देने हैं? देने हैं ना। तो ये हो गई इंटरनल लायबिलिटी, जो कि मेरा इंटरनल पर्सन है। और इंटरनल पर्सन एक ही होता है, कौन होता है? कंपनी का मालिक। अगर कंपनी के 4 मालिक हैं तो 4 इंटरनल पर्सन होंगे। तो इंटरनल पर्सन का मतलब हो गया जो कंपनी का मालिक होता है, उसको मुझे पे करना है। रिलायंस इंडस्ट्री को जो मुकेश अंबानी जी को पे करना है, वो इंटरनल लायबिलिटी हो गई है। क्या हो गई? तो कंपनी का मालिक को जो भी पे करना है वो इंटरनल लायबिलिटी। सुनो, रिलायबल पेन के पास कितने रुपए आ गए अभी तक? सर टोटल 5 लाख रुपए आ गए। रिलायबल पेन ने कहा मुझे तो बिजनेस करने के लिए टोटल 7 लाख रुपए चाहिए। कितने रुपए चाहिए? 7 लाख रुपए चाहिए। तो उसने क्या किया? 2 लाख HDFC से लोन ले लिया, HDFC से लोन ले लिया, HDFC बैंक, कोई भी बैंक ले लो, उससे 2 लाख का लोन ले लिया। और ये 2 लाख का लोन लेके रिलायबल पेन के पास टोटल कितने रुपए हो गए? सर 7 लाख हो गए। सुनो, मैं हूँ रिलायबल पेन लिमिटेड, मेरे पास टोटल कितने हैं? 5 लाख रुपए थे, मेरे मालिक ने डाले। अब मैंने HDFC से भी 2 लाख रुपए लिए। तो ये जो HDFC से जो मैंने 2 लाख रुपए लिए, ये मेरा आउटसाइड पर्सन है, ये मेरा आउटसाइड पर्सन है, ये मेरा थर्ड पार्टी है, ये मेरा मालिक नहीं है। सर ये मालिक क्यों नहीं है? जब अमित मालिक हो, पता ये क्यों नहीं मालिक है? मालिक कौन होता है? ओनर कौन होता है? ओनर वो होता है जिसका प्रॉफिट, जिसका नुकसान। अगर कल रिलायबल पेन लिमिटेड 1 करोड़ कमाती है, बिजनेस में फायदा करती है, तो पूरा का पूरा 1 करोड़ अमित का। HDFC बैंक को तो सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा, उसने 2 लाख रुपए दिए, 2 लाख पे इंटरेस्ट 10%, 20,000 रुपए। बस मैं कमाऊं या नहीं कमाऊं, बैंक को सिर्फ इंटरेस्ट चाहिए।
फायदा किसका? इसका। कल मेरे बिजनेस को नुकसान होता है 50 लाख का, कौन भरेगा? अमित भरेगा। तो जो भी मेरा फायदा अमित, जो भी मेरा नुकसान अमित, इसका मतलब है ये इंटरनल लायबिलिटी होगी, ओनर हो गया, बिजनेस का मालिक हो गया। और ये बिजनेस का मालिक नहीं है, एचडीएफसी बैंक बिजनेस का मालिक नहीं है, उसको तो सिर्फ इंटरेस्ट से मतलब है, तो ये थर्ड पार्टी हो गया। और इसको मैं बोलता हूं अरे बाबा एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो ये मेरे इंटरनल, जो मेरे बिजनेस के मालिक को होता है उसको इंटरनल बोलता हूं। और इंटरनल लायबिलिटीज को मैं और एक वर्ड यूज करता हूं, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, तो जहां पे कैपिटल अकाउंट आ गया इसका मतलब समझ लो वो बिजनेस का मालिक है, वो बिजनेस का मालिक है। तो मालिक के लिए, जो बिजनेस का ओनर होता है उसके लिए मैं यूज करता हूं कैपिटल अकाउंट, और वो इंटरनल लायबिलिटी हो गई। तो इंटरनल लायबिलिटी, लायबिलिटी टुवर्ड द ओनर ऑफ द बिजनेस। रिलायंस लिमिटेड अगर मुकेश अंबानी जी को जो भी पे करेगा, जो भी उसको पे करना है, उसको मैं बोलता हूं इंटरनल लायबिलिटी। वो ओनर है, मालिक है, और उसको मैं नाम देता हूं कैपिटल अकाउंट, नाम देता हूं। समझ में आया नहीं आया? तो कैपिटल अकाउंट किसके लिए यूज होता है? ध्यान रखना, हमेशा मालिक के लिए। ओके, तो मैंने अगर आपको एग्जांपल दिया तो मेरे एग्जांपल में वो एग्जांपल भूल जाओ। ये रिलायबल पेन लिमिटेड के एंगल से अमित को 2 लाख रुपए देने हैं, अमित को 2 लाख देने हैं। मैंने एग्जांपल 5 लाख का दिया था, यहां 2 लाख का ले लो चलो। तो यहां पे अमित को 2 लाख रुपए देने हैं, तो वो इंटरनल लायबिलिटी हो गई। इंटरनल मतलब जो कंपनी के मालिक को देना है, मालिक मतलब जो कंपनी के बिजनेस को देना है वो 2 लाख रुपए, तो वो इंटरनल लायबिलिटी हो गई। समझ में आ गया? कंसेप्ट बैठ गया दिमाग में? ऊपर से तो नहीं गया? चलो, तो ये एक्सटर्नल क्या होता है? मालिक को छोड़ के बाकी सब लोग, ओनर को छोड़ के बाकी सब लोग मेरे एक्सटर्नल। मुझे किसी और लोग को पे करना है, सिक्योरिटी गार्ड को पे करना है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। मैंने बैंक से लोन दिया, एक्सटर्नल लायबिलिटी। सारी की मुझे क्रेडिटर्स को पे करना है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है? एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर द लायबिलिटी विच इज पेबल टू एन आउटसाइड पर्सन। आउटसाइड पर्सन, उसको मैं बोलता हूं एक्सटर्नल। तो सपोज करो कि मैंने बैंक से लोन लिया 10 लाख का, तो भैया मुझे बैंक को देने एक्सटर्नल लायबिलिटी। मैंने किसी बंदे को सैलरी पे करनी है, एम्प्लॉय मेरा इंटरनल बंदा नहीं है, मेरे कंपनी को फायदा होगा नुकसान होगा, एम्प्लॉय को तो सिर्फ सैलरी मिलने वाली है, फायदा नुकसान सिंपल सा बात है। जिसको फायदा जिसको नुकसान मिलता है वो मेरा ओनर होता है, बाकी सब एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई। क्लियर है? अब एक्सटर्नल लायबिलिटी भी 2 टाइप की होती है, इंटरनल और सॉरी अपने ये करंट और नॉन करंट। फिर ये करंट क्या होता है, नॉन करंट क्या होता है? चलो डील करते हैं ना। नॉन करंट लायबिलिटी पहले डील करते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी क्यों यूज किया? एक्सटर्नल लायबिलिटी। ध्यान रखना, अब अपन लायबिलिटीज को एक्सटर्नल लायबिलिटी को एक मानेंगे, थोड़ी देर में आपको बताऊंगा मैं। नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो मुझे 1 साल के बाद पे करनी है। मतलब अरे बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। मैंने एक लोन लिया एचडीएफसी बैंक से, सपोज करो मैंने लोन लिया 10 लाख का, 10 लाख का लोन लिया, और मैंने बोला एचडीएफसी बैंक बताओ मुझे ये लोन आपको वापस कब देना है? एचडीएफसी बैंक ने कहा यार तुम लोन आराम से 4 साल 5 साल बाद दे देना। मैंने कहा ठीक है। तो आज की डेट पे, आज क्या डेट चल रही है? 31 मार्च 2023। मेरी बुक्स में मुझे ये पैसा अगले 1 साल में देना है क्या? मुझे ये पैसा अगले 1 साल में देना नहीं, मुझे ये पैसा देना है 31 मार्च 2028 को देना है, 2028 को देना है, मतलब 5 साल बाद देना है। अगले 1 साल में पे करना है। बैलेंस शीट में यहां पे बना रहा हूं अगले 1 साल 24 तक पे करना है, नहीं सर। तो इसका मतलब है कि ये मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गई, नॉन करंट लायबिलिटी हो गई, जो मुझे 1 साल के बाद पे करनी पड़ती है। जो मुझे 1 साल के बाद पे करनी है वो मेरी नॉन करंट लायबिलिटी हो गई। जैसे कि मैंने कोई लोन लिया, तो सर ये करंट लायबिलिटी क्या हो गई? सर बताओ ना, जो मुझे 1 साल के अंदर पे करनी है। एग्जाम्पल के लिए मैंने एचडीएफसी से लोन लिया, दूसरा एग्जाम्पल 10 लाख का लोन लिया, 10 लाख का लोन लिया मैंने। ओके, मैंने कहा एचडीएफसी बैंक बताओ कितने पे करने हैं? उसने कहा एक काम करो, हर साल 2-2 लाख पे करो, 5 साल के अंदर पे कर दो, 2 2 2 2 2,
मतलब मुझे हर साल उसको 2 लाख की ईएमआई भरनी है। तो अब मेरे केस के अंदर मेरी करंट लायबिलिटी क्या हो गई और नॉन करंट लायबिलिटी क्या हो गई, मुझे बताओ। आप मुझे बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। 31 मार्च 2023 को मैंने लोन लिया और वो हर साल मुझे 2-2 लाख बोल रहा है। तो सुनो, अगले 1 साल के अंदर मुझे कितना पे करना है एचडीएफसी को? सर 2 लाख रुपए। अगले 1 साल में मुझे 2 लाख पे करना है और 1 साल के बाद कितना पे करना है? सर 8 लाख रुपए। तो ये नॉन करंट हो गई, जो 1 साल के बाद पे करनी है, जो 1 साल के अंदर पे करनी है, उसको मैं बोलता हूं ओहो 2 लाख रुपए। तो करंट और नॉन करंट में समझ में आया या नहीं आया? अगले 1 साल में 2 लाख, अगले 1 साल के बाद 8 लाख जो पे करना है वो मेरा नॉन करंट लायबिलिटी होगी। मेरे एम्प्लॉय ने काम किया, मेरे यहाँ पे 6 लाख रुपए सैलरी है, मैंने उसको 5 लाख ही दिया, तो 1 लाख रुपए टेक्निकली ड्यू हो गए, नहीं हो गए? ड्यू हो गए। आज मुझे उसने मेरा 12 महीने काम किया तो मुझे पे तो करना पड़ेगा। तो अब मेरा को अगले 1-2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 साल के अंदर उसको पेमेंट करना पड़ेगा। मेरा इंटेंशन अगले 1-2 दिन में पेमेंट करने का है, अगले 1 साल में पेमेंट करने का है, तो वो करंट लायबिलिटी। किसी को सैलरी ड्यू हो गई है और मैंने नहीं पे की है, तो भाई मुझे इमीडिएट पे करनी है। ड्यू हो चुकी है ना, तो करंट लायबिलिटी। मतलब मुझे अगले 1 साल के अंदर पे करनी है, तो वो मेरी क्या हो गई? करंट लायबिलिटी, सैलरी। मैंने पेन खरीदने के लिए इंक खरीदी, मैंने इंक खरीदी 3 लाख की और मैंने अभी तक उसको पे नहीं किया। मैंने इंक खरीदी 3 लाख की, मुंबई से पे नहीं किया। तो भाई जब मैं किसी को सामान खरीदता हूं कोई दुकान से, तो उसको पेमेंट का मेरा इंटेंशन क्या है? मेरा इंटेंशन है अगले 1-2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 1 साल के अंदर उसको पेमेंट देना। क्रेडिटर है तो हमेशा ध्यान रखना कि ये मेरी करंट लायबिलिटी हो गई है। करंट जो 1 साल के अंदर पे करनी है, नॉन करंट जो 1 साल के बाद पे करनी है। क्लियर है? अब समझ में आया? तो अब आपको करंट में क्रेडिटर्स आ गए। जो मेरा क्रेडिटर्स मतलब जो मैं सामान लेता हूं तो सामान का पैसा देना, वो क्रेडिटर्स बोलता हूं। शॉर्ट टर्म लोन, सैलरी, दीज आर ऑल द करंट लायबिलिटी। तो फटाफट क्वेश्चन करें, देखते हैं ना क्या होता है। क्रेडिटर्स करंट या नॉन करंट? अरे यार 1 साल के अंदर पेमेंट करना है, करंट। डिबेंचर नॉर्मली लॉन्ग टर्म होता है। डिबेंचर भी आपने कंसेप्ट समझा नहीं है। लॉन्ग टर्म लोन, जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं वो डिबेंचर्स बोलते हैं उनको, जो उनको नॉन करंट होता है। सैलरी पेबल, अरे भैया सैलरी 1-2 दिन में पेमेंट करनी होती है तो करंट ही होगी, कभी भी नॉन करंट नहीं होगी। लोन पेबल आफ्टर 1 ईयर, नॉन करंट। पेबल विद इन 1 ईयर, करंट। 1 साल के अंदर पेमेंट करनी, करंट। 1 साल के बाद पे करनी तो नॉन करंट। क्लियर है? तो ये हो गई। चलो अब आपको बैलेंस शीट तो आ गई। अभी अब आप मन में सोचोगे तो ये चैप्टर तो अकाउंटिंग इक्वेशन का है, आप बैलेंस शीट पे कहां गए? अरे पहले बैलेंस शीट का बेस समझोगे तो ही तो आगे बढ़ोगे। तो चलो बैलेंस शीट का बेस तो अपन ने समझ लिया, तो एक बैलेंस शीट फटाफट बना लें क्या? चलो बनाते हैं। 1-2 बैलेंस शीट मैं आपको फटाफट बनाऊंगा। ये पोजीशन दे रखी है रिलायबल पेन लिमिटेड की, वो बोलता है कि बैलेंस शीट बनाओ। चलो भाई अपन बैलेंस शीट बना देते हैं। ये रही मेरी बैलेंस शीट। अब आप इसके अंदर प्रो हो चुके हो। प्रो एज एट कब है? 31/3/2023, ठीक है ना? ओके, ध्यान रखना यहां पे एसेट्स आएगा और यहां पे लायबिलिटीज आएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ये राइट साइड में एसेट, लेफ्ट साइड में लायबिलिटी, ठीक है? चलो कैश कहां जाएगा? 1 मिनट ठहरो, इसमें नॉन करंट भी करें अपन। चलो कैश को अपन एक काम करते हैं, यहां पे लिखते हैं नॉन करंट, ठीक है ना? चलो करंट। अब तो आपको सब समझ में आ गया, तो आप कर ही लोगे। और ये हो गई मेरी इंटरनल लायबिलिटी मतलब कैपिटल अकाउंट, और ये मेरी एक्सटर्नल। अब आप मुझे बताओ क्या? अब आपको प्रो हो गए उसके अंदर। चलो कैश हमेशा करंट होगा, कितना? 20,000 रुपए लिखा ना, 20,000। बैंक हमेशा करंट होगा, बैंक मतलब मेरा ये कैश में कन्वर्ट हो सकता है 1 साल के अंदर। यस, बैंक को पैसा कन्वर्ट करवाता हूं 1 साल के अंदर। फर्नीचर की लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है। हाँ सर, तो ये कहां हो जाएगा आपका? यहां पे आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा? नॉन करंट। डेटर कौन होता है? जिससे मुझे पैसे लेने होते हैं। अगर मुझे किसी से कोई सामान बेचता हूं, पैसे लेने होते हैं, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन में पैसे आ जाएंगे, 1 साल के अंदर पैसे आ जाएंगे। तो डेटर कितना है भैया? अमाउंट 10,000 रुपए। ओके सर, 1 मिनट। क्रेडिटर मतलब मैंने सामान लिया और उसको पेमेंट नहीं किया, तो भैया मैं सामान 2 दिन, 10 दिन में पेमेंट कर लूंगा, तो ये मेरा एक्सटर्नल हो गया। और एक्सटर्नल में भी क्या होता है? नॉन करंट और करंट, ठीक है ना? ये मेरा करंट में जाएगा क्रेडिटर। कितना जाएगा? क्रेडिटर कितना जा रहा है? तो क्रेडिटर जा रहा है 25,000 रुपए।
क्लियर है? हाँ सर। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन कितना है सर? 15,000। लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज्यादा पे करना है तो 15,000। और क्या दिया हुआ है? कैपिटल दिया हुआ है कितना? कैपिटल कितना है सर? कैपिटल दिया हुआ है 60,000। देखो मैच होती है क्या बैलेंस शीट? कैपिटल मतलब मालिक का पैसा 60 और 2 80 90 एक, ये आपका आ जाएगा 1 लाख रुपए। 1 लाख और इसका भी देख लो 40 और 2 60 और 60 और 2 40 आपका 1 लाख रुपए। बैलेंस शीट तो हमेशा मैच होगी अगर आपने सही क्वेश्चन किया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, बैलेंस शीट मैच होगी। कंसेप्ट वाइज इंपॉर्टेंट समझ में आ गया? तो ये एसेट्स है, नॉन करंट करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज हो गई। ये इंटरनल जो मालिक को पे करनी है, नॉन करंट जो मेरे 1 साल के बाद पे करनी है, करंट क्रेडिटर्स हमेशा क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी होंगे तो 1 साल के अंदर पेमेंट करनी है। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, फिर हम अकाउंटिंग इक्वेशन में बढ़ेंगे। बिकॉज अगर आपने ये लेक्चर एंड तक देखा है ना तो मैं गारंटी दे रहा हूं अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है ना? क्या लिखा हुआ है? प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ रिलायबल पेन लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर। अमित ने बिजनेस स्टार्ट किया विद द कैपिटल। एक काम करता हूं, मैं बैलेंस शीट बनाता हूं। पहले तो मैं बैलेंस शीट बनाता हूं, ठीक है ना? कब बनानी है? एज एट कब बनानी है भाई साहब? 31/3/2023, ठीक है ना? चलो ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, एसेट्स और ये मेरा लायबिलिटीज, ठीक है ना? हाँ ये रुपीस, ठीक है? यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं होता, ठीक है ना? ओके, ये अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है। अमित ने बिजनेस स्टार्ट किया रिलायबल पेन लिमिटेड विद द कैश ऑफ 6 लाख रुपए। अच्छा, अब आप जब भी बैलेंस शीट बना रहे हो ना, सबसे पहले आप ये जान लो आप किसकी बैलेंस शीट बना रहे हो, अमित की या रिलायबल पेन की? सर आप रिलायबल पेन की बना रहे हो बैलेंस शीट, तो आपको सोचना रिलायबल पेन लिमिटेड के एंगल से है, आपको सोचना रिलायबल पेन लिमिटेड के एंगल से है। तो अमित मेरा मालिक है, उसने मुझे पैसे दिए, कितने रुपए दिए? 6 लाख रुपए कैश में दिए। तो मतलब मेरे पास कैश आ गया 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए कैश आ गया? हाँ सर कैश आ गया। 6 लाख रुपए मेरे पास कैश आ गया, किसने दिए? मेरे पास एसेट आ गया ना, कैश करंट एसेट्स हो गया, किसने दिए भाई साहब? मालिक ने दिए। तो कल बिजनेस बंद होता है तो मुझे वापस अमित को पैसे देने हैं, हाँ देने हैं। तो अमित कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे इंटरनल लायबिलिटी को अमित जो भी मेरा मालिक होता है उसका मैं नाम रखता हूँ कैपिटल अकाउंट, मुझे उसको पैसे देने हैं, मेरी लायबिलिटी। मैं हूँ रिलायबल पेन, मुझे 6 लाख रुपए आ गए, मेरा क्या एसेट आ गया और मुझे अमित को पैसे देने हैं, 6 लाख रुपए वापस देने हैं। ओहो, तो मतलब वो मेरी इंटरनल लायबिलिटी हो गई है। ओके, बैलेंस शीट मैच हुई नहीं हुई? 6 लाख हुई ना मैच? पर आगे बढ़ो तो बहुत सिंपल है, आगे बढ़ते ना। 1 लाख की मशीनरी खरीदी कैश में। अब मैं हूं बिजनेस, मशीन तो बिना मशीन के बिजनेस कैसे चलेगा? मैंने एक मशीनरी खरीदी, एक दुकान गया, मशीनरी खरीदी, कैश में पेमेंट कर दिया। सुनो, 1 लाख की मशीनरी खरीदी, हाँ, तो मशीनरी मेरा एसेट है या नहीं है? हाँ है ना। मशीन खरीदी, साल भर से ज्यादा लाइफ है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी संपत्ति है। तो मैंने एक मशीनरी खरीदी, कितने की खरीदी? 1 लाख रुपए की। सुनो, मैंने मशीनरी खरीदी तो भाई साहब मैंने फ्री में खरीदी का? लिखा हुआ है मैंने उसको कैश में पे किया, मतलब मैंने मशीनरी खरीदी और उसको 1 लाख का रोकड़ा दे दिया। तो 1 लाख कैश दिया तो मेरा 1 लाख कैश कम हो जाएगा ना। मेरा ये 1 लाख कैश कम नहीं होगा क्या? 1 लाख से मेरा कैश कम होगा या नहीं होगा? पहले मेरे पास 6 लाख रुपए थे बिजनेस के पास, 1 लाख मैंने मशीनरी खरीद ली, तो अब मेरे पास कैश कितना हो गया? 6 लाख से 1 लाख कम हो गया ना, क्योंकि 1 लाख की मशीन खरीदी, 1 लाख का कैश दे दिया। तो अब मेरे पास कैश कितना हो गया? अब मेरे पास कैश हो गया 5 लाख रुपए। कितना हो गया? 5 लाख रुपए, क्योंकि पहले 6 लाख कैश था, अब 1 लाख दे दिया, 5 लाख। देखो बैलेंस शीट मैच हो रही है क्या? टोटल 6 लाख। अरे फर मजेदार बैलेंस शीट मैच हो रही है। 6 लाख सर, ये तो बहुत सिंपल है। अरे आगे बढ़ते देखते ना। परचेज व्हीकल ऑफ 4 लाख ऑन क्रेडिट फ्रॉम मारुति। अच्छा, मैंने व्हीकल खरीदा, एक मस्त आलीशान गाड़ी खरीदी बिजनेस के लिए, क्लाइंट्स को घुमाऊंगा, और मैंने एक अच्छी खरीदी फर व्हीकल। 4 लाख में कौन सी फर अच्छी गाड़ी आती है? अरे आ जाती है यार, ठीक है ना। 4 लाख की मैंने गाड़ी खरीदी। ओके, अब मुझे बताओ, ये जो 4 लाख की जो मैंने गाड़ी खरीदी, क्या मैंने उसको पैसे दिए क्या? सर 1 मिनट, मैंने उसको पैसे नहीं दिए। कहां गया? मैंने उसको पैसे नहीं दिए। अच्छा, तो पैसे नहीं दिए तो सर ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई।
4 लाख का मेरे पास एसेट आ गया, लॉन्ग टर्म एसेट आ गया 4 लाख का, तो 4 लाख और ये 5 लाख और ये 5 लाख, टोटल सर 10 लाख का माल हो गया, टोटल 10 लाख का माल हो गया। हाँ, और फिर यहाँ पे तो 6 लाख रुपए आ रहा है, ये तो गड़बड़ हो गई। आपने एक व्हीकल खरीदा मारुति से 4 लाख रुपए का, मेरे पास एसेट आ गया, पर मैंने उसको भाई साहब जी को पे नहीं किया, कैश तो मेरा माइनस हुआ ही नहीं। जब मैंने पे नहीं किया तो कैश 5 लाख यूं का यूं पड़ा हुआ है, तो फिर बैलेंस शीट तो मैच ही नहीं हो रही है। यहाँ पे 10 लाख, यहाँ पे 6 लाख, सर यहाँ पे आप गलत कर गए। गलत कर गया ना, मैं बता रहा हूँ गलत कर गया। क्या गलत कर गया? मैंने क्रेडिट से खरीदी, मतलब मुझे मारुति को 4 लाख रुपए देने हैं, मुझे मारुति को 4 लाख रुपए देने हैं। मारुति ने क्या फ्री फंड में दिए क्या मुझे? उसने मुझे 4 लाख रुपए बाद में लेगा। तो सुनो, मुझे 4 लाख रुपए मारुति को देने हैं, तो इसका मतलब है मुझे अगर 4 लाख रुपए मारुति को देने हैं तो मेरी लायबिलिटी है, आउटसाइड लायबिलिटी, कि मुझे मारुति लिमिटेड को मुझे 4 लाख रुपए देने हैं। अब समझ में आया? अब मैच हुई या नहीं हुई? 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए समझ में आया? 5 लाख, 4 लाख, 1 लाख, 10 लाख, 10 लाख, समझ में आया नहीं आया? तो मतलब मैंने व्हीकल खरीदा, पे नहीं किया तो क्या होगा? पे तो करना है ना, तो मुझे 4 लाख रुपए मारुति को पे करने हैं, तो यहाँ पे 4 लाख की लायबिलिटी आ गई। ये मेरी आउटसाइड लायबिलिटी है, या मेरी क्या एक्सटर्नल लायबिलिटी है, ये मेरी इंटरनल है, ये मेरा नॉन करंट एसेट है, ये मेरा करंट एसेट है। समझ में आया? थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ, एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का आपको एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।